नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो सीरीज़ में। आज का क्लास फिजिक्स न्यूमेरिकल का सेकेंड क्लास होने वाला है। कल आपको हम फर्स्ट क्लास दिए थे जिसमें हम 2 से 3 सवाल किए थे। कल के लास्ट सवाल में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था, इसीलिए सेम टू सेम क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर हम पहला क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जरूर देखिएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे, यानी संवेग संरक्षण के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या है सवाल? लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 14 सेकेंड में लौटकर आ जाती है, तो उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था आपको बताना है। कोई भी एक बॉल है, वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका गया है और 14 सेकंड के बाद गेंद वापस लौटकर आ जाती है। मान लीजिए ये आपका गेंद है, यहाँ पे आपका अर्थ का सरफेस है, पृथ्वी का सरफेस है, तो गेंद को ऊपर फेंका गया है और गेंद दोबारा 14 सेकंड में दोबारा पृथ्वी के सरफेस पे आ गई है। तो आपको बताना है इस गेंद को किस वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया था, आपको बताना है। कल आपको हम बताए थे कि जब गेंद आपका मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, तो उसका वेलोसिटी आपका 0 हो जाता है। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, गेंद को जब भी आप ऊपर फेंकते हैं ना, तो गेंद जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचता है, तो छोटू सा समय के लिए रुकता है, उसके बाद ही नीचे आता है। तो मैक्सिमम हाइट पे आपका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। आपका प्रारंभिक वेग यहाँ से पूछा हुआ है कि गेंद को कितना स्पीड से ऊपर फेंका गया है। सेकेंड चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि 14 सेकेंड में लौट कर गेंद ऊपर गई और नीचे भी आ गई। तो एक चीज और याद रखिएगा कि जितना सेकेंड आपको ऊपर में जाने में लगता है ना, उतना ही सेकेंड उसको नीचे आने में लगता है। यानी टाइम आपका दोनों तरफ बराबर होता है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा गेंद को, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। टोटल 14 सेकंड का टाइम है, यानी 7 सेकंड आपको गेंद को ऊपर जाने में लगता है और 7 सेकंड आपको गेंद को नीचे आने में लगता है। तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला? आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, आपको फाइनल वेलोसिटी मिल चुका है। इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ निकालना है, फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ से मिल चुका है। टाइम आपको 7 सेकेंड का मिल चुका है, टाइम 7 सेकेंड मिल चुका है। फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग क्या मिल चुका है? 0 मिल चुका है, 0 पुट कर दीजिए। और आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग निकालना था, u बराबर क्या होगा आपको निकालना है। कल आपको हम बताए थे कि जब भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है ना, तो जो आपका एस्केलरेशन है, त्वरण है, ये आपका g में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी पृथ्वी के सरफेस के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है ना, उसी को हम g बोलते हैं, क्योंकि गेंद आपका ऊपर फेंका जाता है। जो आपका एस्केलरेशन है, त्वरण है, ये आपका लीनियर होता है। जब कोई भी गाड़ी हॉरिजॉन्टली मूव करती है ना, तो उसमें हम एस्केलरेशन लगाते हैं। लेकिन जी कब लगाते हैं? जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है या फिर वस्तु जब नीचे आती है। जब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं ना, तो जी का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, और जब भी वस्तु नीचे आती है ना, तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वस्तु जाती है ना, तो जी का वैल्यू निगेटिव। अब आइए न्यूटन के गति के जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट समीकरण है, क्या है? v बराबर u प्लस at होता है, यही समीकरण है। a यहाँ पे g से बदल जाएगा क्योंकि g आपका गुरुत्वीय त्वरण है, तो v बराबर u माइनस का gt हो जाएगा। माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि गेंद ऊपर में जा रहा है, इसीलिए हम इसको माइनस ले लिए हैं। ठीक है, अब इसी वैल्यू में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आपको यहाँ से u मिल जाएगा। इस फार्मूला को हम लिख लेते हैं फिर से। क्या था फार्मूला? v बराबर u माइनस का gt होगा। v आपका क्या था? 0 था, क्योंकि गेंद आपका मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा था, वहां पे 0 हो जाता। u आपका निकालना है, g का वैल्यू आप 9.8 होता है पृथ्वी के सरफेस पे, तो इसको आप लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। टाइम आपका कितना हो जाएगा? टाइम भूल कर भी 14 नहीं पुट कीजिएगा, क्योंकि वस्तु को ऊपर फेंका गया था, तो इधर 7 सेकंड लग रहा था, इधर भी 7 सेकंड लग रहा था, तो हम यहीं पे 0 ले लिए हैं फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, इसीलिए 7 सेकंड पुट कीजिएगा। टाइम आपका यहाँ पे 7 सेकंड का हो जाएगा, पुट कीजिए। फाइनल वेलोसिटी आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है, जी का वैल्यू कितना है? 10 लिए हैं, 10 पुट कर दीजिए, और टाइम आपका 7 सेकेंड का है।
तो यहाँ से निगेटिव वैल्यू जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी u का वैल्यू यानी प्रारंभिक वेग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बस इसमें 2-3 चीज कॉन्सेप्ट है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है गेंद को ना, उतना ही सेम टाइम गेंद को नीचे आने में लगता है। ठीक है, दोनों चीज को छाप के रखिएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड को भी जोड़िए मेरे साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रोकने में 5 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। कोई कार है, ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 72 kmph से चल रही है, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। जब उसमें ब्रेक अप्लाई किया जाता है ना उस गाड़ी पे, तो 5 सेकेंड के बाद यह कार रुक जाती है। यहाँ पे कार का जो मास है 1000 kg दिया हुआ है, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का यानी फोर्स का क्वांटिटी क्या होगा, आपको वही निकालना है। क्या क्या चीज़ दिया हुआ है आप पहले लिख लीजिए। कार का यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो u क्या है 72 kmph है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 से 72 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। कौन सा, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग। अब आइए, ब्रेक लगाने के बाद अब जो आपका कार है वो रुक जाती है, ठीक है, रुक जाती है, तो यानी आपका जो फाइनल वेलोसिटी होगा v होगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका कार रुक चुकी है। कितना टाइम लगा, टाइम आपका 5 सेकंड का लगा है, तो टाइम बराबर लिख लीजिए आप 5 सेकंड। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कार का मास दिया हुआ है 1000 kg। उस कार का मास यानी द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 kg का, ठीक। अब आपको उस कार पे लगाए गए बल का परिमाण निकालना है, यानी फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है। अब फोर्स बराबर होता क्या है, फोर्स बराबर होता है मास यानी द्रव्यमान गुना त्वरण यानी एक्सेलरेशन। आपका ससुराल यहाँ पे है, आपको यहाँ पे आना है। अगर आपको यहाँ पर आना है तो मास आपको पता है 1000 kg है। अगर किसी तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल लें, त्वरण निकाल लें, तो हम आसानी से फोर्स का क्वांटिटी पता कर सकते हैं कि उस कार पे या फिर ब्रेक के द्वारा लगाए गए उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। तो हम पहले एक्सेलरेशन निकालने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। तो हम फिर से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूटन का गति का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस at होता है, at। यहाँ पे v क्या है, v आपका 0 है, 0 पुट कर दीजिए। u क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 पुट कर दीजिए, प्लस एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टाइम कितना है 5 सेकंड का है, 5 पुट कर दीजिए। ये जो 20 है इधर चल जाएगा, तो 20 इधर जाएगा तो निगेटिव का हो जाएगा, यानी आपका 5a, जो आपका 5a हो जाएगा बराबर माइनस का 20 होगा। तो टोटल a का हो जाएगा, a आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन है यहाँ माइनस का क्यों आया है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड को तेज करना, लेकिन यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद जो आपका कार है रुक रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन यानी त्वरण का वैल्यू आपका यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि निगेटिव क्यों आ रहा है, जो कार है आपका धीमे हो रही है इसीलिए निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 4 आ गया। अगर आप इसमें पुट कर दीजिए फोर्स वाला वैल्यू में, तो आपको डायरेक्ट फोर्स का क्वांटिटी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मास दिया हुआ है 1000 kg, तो आप डायरेक्ट पुट कीजिए मास का 1000, एक्सेलरेशन कितना है 4, यानी आपका 4000 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 4 × 10⁻3, 4 × 10 के पावर पे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 किग्रा का एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 30 ग्राम का एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का वेग क्या होगा आपको निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 केजी का एक पिस्टल है, ठीक है, और उस पिस्टल से 150 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ 30 ग्राम का, यानी 30 ग्राम का एक गोली है, बुलेट है, 30 ग्राम का गोली 150 मीटर पर सेकंड के साथ चलाई जाती है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, तो आपका पिस्टल का वेग क्या होगा, पिस्टल का वेलोसिटी क्या होगा आपको निकालना है। ये आपका सभी ऑप्शन निगेटिव में है, तो निगेटिव इसलिए दिया गया है क्योंकि गोली अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो पिस्टल का जो मूवमेंट है ना जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी गोली इस डायरेक्शन में जाएगा तो पिस्टल आपका अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है। अब आइए सवाल पे, यहाँ पे पिस्टल के बारे में दिया हुआ है, पिस्टल के बारे में जानकारी दिया हुआ है, साथ साथ में गोली के बारे में जानकारी दिया हुआ है। पिस्टल का मास कितना होगा, 2 केजी का दिया हुआ है, ठीक है, गोली का मास कितना है, 30 ग्राम का है, तो 30 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, तो 1000 से इसको हम भाग कर देंगे, तो ये मेरा केजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आइए, जो पिस्टल का जो वेलोसिटी है हमको निकालना है कि उसका वेग क्या होगा। ये हो गया वेलोसिटी किसका, पिस्टल का, तो पिस्टल का वेलोसिटी हमको निकालना है क्या होगा। जो गोली का वेलोसिटी है कितना दिया हुआ है, 150 मीटर पर सेकंड इसका दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों में हम कौन सा नियम अपनाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपनाते हैं, यानी संवेग संरक्षण का नियम अपनाते हैं। और संवेग संरक्षण का नियम क्या बताता है आपको हम पहले वो बता देते हैं, उसके बाद इस सवाल पे आते हैं। संवेग संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम कुछ नहीं बताएंगे, पहले आप सारा सवाल बताइएगा। पहले आप बताइए, मान लीजिए आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ये आपका कैरम बोर्ड है, ठीक है, 4 इसका कॉर्नर है, यहाँ पे सेंट्रल में गट्टी रखा हुआ है, ये आपका यहाँ से स्ट्राइक करने वाला एक पट्टी बना हुआ है, ठीक है। तो कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर होता है बड़ा वाला, ठीक है, बाकी सभी गोटियाँ होती हैं। जो स्ट्राइकर होता है और गोटियाँ होती हैं, दोनों में से किसका मास, किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, पहले ये बता दीजिए। आप बोलोगे कि स्ट्राइकर का मास ज़्यादा होता है, हम मान लेते हैं स्ट्राइकर का मास m1 है, ठीक है, और गटी का मास m2 ले लेते हैं, तो किसका मास ज़्यादा होगा, आप बोलोगे स्ट्राइकर का ज़्यादा होगा, यानी मास m1 ज़्यादा होगा m2 के कंपेरिजन में। सेकेंड सवाल यहाँ से आप बताइए, ये तो होगा पहला सवाल। दूसरा सवाल से हम पूछते हैं कि जब भी आप स्ट्राइकर से इस गटी पे हिट करते हैं तो आप देखते हैं कि एक गटी जो है ना, इस स्ट्राइकर का जितना वेलोसिटी है, जितना वेग है ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से भागता है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, स्ट्राइकर से गट्टी पर जब भी हिट करते हैं तो स्ट्राइकर का जितना वेलोसिटी होता है, वेग होता है, उससे ज़्यादा स्पीड से गट्टी भागता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, मान लेते हैं कि जो गट्टी है इसका वेलोसिटी v2 है और स्ट्राइकर का वेलोसिटी v1 है, तो किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, आप बोलोगे कि गट्टी का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यानी v2 ज़्यादा होगा v1 के कंपेरिजन में, ठीक है। अब आप बताइए कि मोमेंटम p होता है, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुना वेग होता है, इसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। आप यहाँ पे देखो, जो आपका स्ट्राइकर था उसका मास m1 था, जो कि m2 द्रव्यमान का गति से ज़्यादा है। किसका मास ज़्यादा है, आप बोलोगे कि स्ट्राइकर का मास ज़्यादा है, लेकिन स्ट्राइकर का वेलोसिटी आपका क्या है, कम है। देख लीजिए, स्ट्राइकर का वेलोसिटी आपका v1 v2 के कंपेरिजन में कम है, यानी आपका मास अगर बढ़ रहा है, स्ट्राइकर का ज़्यादा है, तो वेलोसिटी उसका कम है। दूसरा देखिए, अगर गट्टी का मास अगर आपका कम है, देखिए यहाँ पे कम है, लेकिन वेलोसिटी आपका ज़्यादा है, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, यानी आपका मास यहाँ पे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी आपका कम हो जा रहा है।
कौन सा केस में? स्ट्राइकर के केस में। गोली के केस में क्या हो रहा है, यहाँ अगर मास आपका कम हो रहा है तो वेलोसिटी आपका बढ़ जा रहा है। दूसरा कंडीशन में देखिए, पहला वैल्यू अगर घट रहा है तो सेकेंड वैल्यू बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि मोमेंटम का वैल्यू कंजर्व रह रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। और जब भी मोमेंटम आपका ना बढ़ेगा ना घटेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, यानी संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। तो इसको हम टोटल मिला के क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो मेरा मास है m1 है, मास m1 गुना v1, यानी इसका वेलोसिटी स्ट्राइकर का, ये बराबर हो जाएगा गोली के मास का और गोली के वेग का। ये दोनों को आप बराबर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको यही फार्मूला मिला। इसी फार्मूला का हम इसमें यूज करेंगे एक गोली और पिस्टल वाले में। आपको हम जब भी कलीजन पढ़ाएंगे ना तो वहाँ आपको हम इलास्टिक कलीजन और इन इलास्टिक कलीजन के बारे में बताएंगे। बस आप इतना अभी ध्यान रखिए, हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब आइए, m1 v1 बराबर m2 v2। m1 किसका हम ले लेते हैं? हम मान लेते हैं कि m1 हम पिस्टल के बारे में ले रहे हैं और v1 पिस्टल के बारे में, बाकी m2 v2 हम गोली के बारे में ले रहे हैं। तो अब बता दीजिए, ये पिस्टल का है, ये आपका गोली का है, ठीक है। तो पिस्टल का मास कितना दिया हुआ है? 2 kg का दिया हुआ है। पिस्टल का वेलोसिटी हमको निकालना है, v1 पुट कर दीजिए, बराबर m2 गोली का मास कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम का दिया हुआ है। तो 30 बट्टे हम 1000 करेंगे। 1000 क्यों करेंगे? क्योंकि हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सेम यूनिट में रख रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 kg का है तो गोली का मास होंगे केजी वाला यूनिट में, ठीक है। और गोली का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब यहाँ से काट दीजिए, क्या आ जाएगा? 2 0 2 0 यहाँ से उड़ा दीजिए नीचे का। 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, 5 से 15 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको? v1 बराबर मिला 3 तरीके 9 और ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9/4। तो v1 का वैल्यू क्या मिल गया? 2.25 मीटर पर सेकेंड मिला। ऑप्शन नंबर बी। और निगेटिव क्यों मिला है? क्योंकि आपका गोली का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है ना तो बंदूक आपका अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, इसीलिए निगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके बारे में अच्छा से जान लीजिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं कलीजन चैप्टर में, टकराव वाला चैप्टर में। इलास्टिक कलीजन के बारे में बताएंगे, इलास्टिक कलीजन के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड को भी मेरे साथ जोड़िए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।